स्कैम की जांच तेज होगी। मोबाइल हो या फिर पैसे की डिलीवरी, स्थानीय स्तर पर हर तार को खंगाला जाएगा और केसीआर की भगदड़ बचनी तय है। आप याद रखिए साथियों, ये बीजेपी ही सरकार है जो बीआरएस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर सकती है। और मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। और उनका तीसरा दोस्त एमआईएम, వాళ్ళకున్న మరొక స్నేహితుడు ఎంఐఎం। हम असम में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। అస్సాంలో మేము ఎలక్షన్లు పోటీ చేయాలనుకుంటే అక్కడ బీజేపీతోని ఎంఐఎం వాళ్ళు పైసలు తీసుకుని అక్కడలో ఎలక్షన్లో నిలబడతారు। उनकी कैंडिडेट की लिस्ट देखो तो सारे के सारे कैंडिडेट कांग्रेस की वोट काटने के कैंडिडेट। వాళ్ళ యొక్క క్యాండిడేట్ల లిస్టు చూస్తే అది మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల యొక్క ఓట్లను గండి కొట్టే నాయకులు మాత్రమే ఉంటారు। असम हो, महाराष्ट्र हो, అస్సాం అయినా, మహారాష్ట్ర అయినా, गुजरात हो, राजस्थान हो, గుజరాత్ అయినా, రాజస్థాన్ అయినా, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां पे एमआईएम के लोग आ जाते हैं, कैंडिडेट लगा देते हैं। ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీతో కొట్లాడాలనుకుంటుందో అక్కడ ఎంఐఎం వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు ఓటు అవుతారు। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं కాబట్టి ఈ ముగ్గురు ఒకరిని ఒకరు కలుసుకునే ఉన్నారు। और ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना आए, వీళ్ళందరూ అనుకునేది ఒకటే లక్ష్యం, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవద్దనేదే వీళ్ళ లక్ష్యం। क्योंकि तीनों। आप बताओ, कांग्रेस ने राइस पैडी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो मतलब ये हुआ कि आसमान का घोटाला, समुद्र का घोटाला, पाताल का घोटाला और धरती का घोटाला, कोई घोटाला नहीं है जिसको कांग्रेस ने नहीं किया। कोई घोटाला ऐसा नहीं जिसको नहीं किया होगा। अब बीआरएस की बात करें तो आपके ध्यान में है ना कि बीआरएस ने ये कालेश्वरम का प्रोजेक्ट, इसके लिए एटीएम है कि नहीं है? एटीएम है कि नहीं है? 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,000 करोड़ का बना। और बोलो, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट का ब्रिज धस गया कि नहीं धस गया? नीचे आ गया कि नहीं आ गया? आपने 30 तारीख को अब बीआरएस को और चंद्रशेखर राव को नीचे कर देना, इसका आपको इंतजार करना। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो तो उसका लिबास नहीं देखता है, उसका जात नहीं देखता है, उसका धर्म नहीं देखता है, उसका मजहब नहीं देखता है। एक ऐसा नेता है जो कौरवों के बीच में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और यह बात आप आज किसी से भी पूछ लीजिए, भले वो कांग्रेस का वोटर ना हो, भले वो किसी जमाने में कांग्रेस का विरोधी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज यह बात हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जब पूरी दुनिया को, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, जब पूरी दुनिया को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जब महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ आए दिन शोषण होता है, उनको उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम किया जाता है। झूठ पर झूठ और सिर्फ जनता की लूट। आखिर क्यों सरकार जो है जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है, उनके साथ झूठ और फरेब की राजनीति करती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। दर्शकों, चुनाव नजदीक आते हैं, बयानबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन बयानबाजी के बाद आज हम 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि जनता के साथ झूठ क्यों? जो लोकतंत्र को खूबसूरत बनाती है जनता, जो लोकतंत्र की कुर्सी पर आपको बैठाती है, आपको प्रधानमंत्री या फिर तमाम पदों की दावेदारी के लिए उस पद तक पहुंचाने में, उस सीमा को जो है तय करने में आपके साथ खड़ी होती है, फिर आप उसके साथ झूठ क्यों बोलते हैं? दूसरा मुद्दा कि आप जो वायदे करते हैं तो उसमें झूठ क्यों? तीसरा मुद्दा कि आप अगर जनता के लिए काम नहीं करवाते हैं तो फिर
रैलियों में पहुंचने के बाद फिर झूठ क्यों बोल देते हैं। यहाँ पर चौथी बात हम लोग कर लेते हैं, महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं और इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर बुनियादी रोटी कपड़ा मकान पहुंचाने की बात करते हैं, आप पहुंचाते हैं। लेकिन आपका जो निचले स्तर पर जो अधिकारी वर्ग बैठा है, निचले स्तर पर जो राजनेता बैठे हैं, वो करप्शन क्यों कर देते हैं। और पांचवा मुद्दा ये कि आप करप्शन के बाद जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं। और फिर हम जो बात कर रहे हैं वो बयानी बवाल की है कि इन 5 झूठों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो 5 बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर चर्चा आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं करते, यानी कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि गलतियां आप पर हुई हैं। और इसी मुद्दे को लेकर लगातार हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नेताओं का रणनीतिक क्षेत्र क्या होता है, नेताओं का दायरा कितना होता है और नेता कितने दायरे तक कितनी बातें बोलकर जनता को लुभा लेते हैं, यानी कि जो अनुपात है झूठ बोलने का जनता और नेता के बीच वो कितना है। क्या झूठ ज्यादा है यहाँ पर जनता के मुद्दों के अलावा, क्योंकि जो अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि नेता एक दूसरे पर तंज कसते हैं, एक दूसरे पर राजनीति करते हैं, एक दूसरे को हलवा बना देते हैं और बाद में जीतकर लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठकर जनता को फिर झूठ वाली राजनीति प्रदान कर देते हैं। आखिर इस झूठ की राजनीति में बयानी बवाल क्या चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं अपनी रैली में, कैसे जनता को लुभाते हैं और कैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अदृश्य गालियां देते हुए जो है किसी विशेष पार्टी को टारगेट करते हैं। क्या यही राजनीति की असली तस्वीर है, देखिए। साथियों, तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। और देखिए, ये देखकर केसीआर के परिवार के लोगों ने भी, उसमें भी घर में बिखराव शुरू हो गया है। अपनी हार सामने देख केसीआर एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जनता का आक्रोश थोड़ा ठंडा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ केसीआर के रिश्तेदार अब बीआरएस को ही कोस रहे हैं। 3 दिसंबर के बाद तो ये लड़ाई और तेज होने वाली है। भाजपा सरकार आने के बाद जब यहां लीकर स्कैम की जांच तेज होगी, मोबाइल हो या फिर पैसे की डिलीवरी, स्थानीय स्तर पर हर तार को खंगाला जाएगा और केसीआर की भगदड़ मचनी तय है। आप याद रखिए साथियों, ये बीजेपी ही सरकार है जो बीआरएस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर सकती है। और मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अगर यहां गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर वो तेलंगाना को भी अपना एटीएम बना लेगी। तेलंगाना के लोग ही तेलंगाना को फिर कुछ साल पीछे होने से बचा सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आना यानी गरीब कल्याण की हर योजना में लूट। मेरा तेलंगाना के लोगों से आग्रह है, और मेरी एक, बाकी कुछ ना समझो तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना, मेरा आपसे आग्रह है, एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी मत लाइए। ये कांग्रेस उससे भी दूसरी बीमारी है। कांग्रेस पर कभी भरोसा मत करना। कांग्रेस का तो एजेंडा ही है, कांग्रेस आई तबाही लाई। पहले से
विकास में इतना पिछड़ चुके तेलंगाना को कांग्रेस बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप बीजेपी पर भरोसा कीजिए, मोदी पे भरोसा कीजिए। आपने मेरे काम को देखा है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बीजेपी तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। बीजेपी तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार देगी। बीजेपी तेलंगाना के छोटे किसानों की परेशानियां दूर करेगी। बीजेपी यहां की महिलाओं का जीवन आसान बनाएगी। बीजेपी यहां बीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी यहां मादी समाज को न्याय दिलाएगी। आपको पता ही है कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में फिर एक बार देश की जनता ने मोदी की सेवाएं लेना तय कर लिया है। मुझे यहां भी बीजेपी सरकार का साथ मिलेगा तो तेलंगाना के लिए काम करने में मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को जिताइए। यहां बीजेपी के हर उम्मीदवार को दिए आपका वोट मोदी को मजबूत बनाएगा। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर राजनीति का स्तर कहां जाकर सिमट चुका है। मामला नहीं थमता है, टिट फॉर टैट की राजनीति लगातार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनने के बाद कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठती है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसके चरित्र को लूट लिया गया है, उसके साथ छेड़खानी कर दी गई है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और यहाँ पर मुद्दे की बजाय झूठ बोला जाता है और फिर से पीएम नरेंद्र मोदी या भाजपा पार्टी को टारगेट किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। पहले यहाँ बीजेपी के लोग आए, छाती फुला के आए। మొదట ఇక్కడ బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చిళ్ళు తమ ఛాతీని మొత్తం ఉప్పించి వచ్చిళ్ళు పైకి ऐसे घूम रहे थे सब जगह। ఛాతీని మొత్తం ఉప్పించి రోడ్ల మీద నడుచుకుంటూ వచ్చేవారు। कांग्रेस पार्टी ने 4 महीनों में उनकी हवा निकाल दी, पूरी गैस निकाल दी। కాంగ్రెస్ పార్టీ 4 నెలల్లో వాళ్ళకున్న గ్యాస్ ను పలుకుబడిని మొత్తం తీసి పారేసింది। पुश करके पूरी गैस निकल गई। పుస్సని వాళ్ళ గాలిని తీసి పడేసింది। जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं ना, चारों फाड़ दिए हमने उठा के। ఎట్లయితే ఉన్నటువంటి 4 టైర్ల నుంచి గాలి ఎట్లా ఊడిపోతుందో అట్లా ఊడదీసి పడేశాము మేము। नरेंद्र मोदी कहता है भैया ये क्या हुआ? నరేంద్ర మోడీ అనుకుంటున్నారు అరే ఇది ఏమి జరిగిందని ఆశ్చర్యపోతున్నారు। तेलंगाना में बीजेपी कहां गई? दिखी नहीं रही है। తెలంగాణలో బీజేపీ ఎక్కడ పోయింది అసలు కనబడతలేదు అని అంటున్నాడు। अब हमारा लक्ष्य है कि यहाँ तेलंगाना में केसीआर को हराना और दिल्ली में बीजेपी की गैस निकालना। ఇప్పుడు మాకున్నటువంటి లక్ష్యం ఒక్కటే, ఇక్కడ కేసీఆర్ గారిని ఓడగొట్టడం, ఢిల్లీలో అదే విధంగా బీజేపీని నరేంద్ర మోడీని ఓడగొట్టడం। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे ఈ ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు। और उनका तीसरा दोस्त एमआईएम, వాళ్ళకున్న మరొక స్నేహితుడు ఎంఐఎం। हम असम में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। అస్సాంలో మేము ఎలక్షన్లు పోటీ చేయాలనుకుంటే అక్కడ బీజేపీతోని ఎంఐఎం వాళ్ళు పైసలు తీసుకుని అక్కడలో ఎలక్షన్లో నిలబడతారు। उनकी कैंडिडेट की लिस्ट देखो तो सारे के सारे कैंडिडेट कांग्रेस की वोट काटने के कैंडिडेट। వాళ్ళ యొక్క క్యాండిడేట్ల లిస్టు చూస్తే అది మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల యొక్క ఓట్లను గండి కొట్టే నాయకులు మాత్రమే ఉంటారు। असम हो, महाराष्ट्र हो, అస్సాం అయినా, మహారాష్ట్ర అయినా, गुजरात हो, राजस्थान हो, గుజరాత్ అయినా, రాజస్థాన్ అయినా, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां पे एमआईएम के लोग आ जाते हैं, कैंडिडेट लगा देते हैं। ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీతో కొట్లాడాలనుకుంటుందో అక్కడ ఎంఐఎంఐ వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు పోటీ అవుతారు। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं కాబట్టి ఈ ముగ్గురు ఒకరినొకరు కలుసుకునే ఉన్నారు। और ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना आए, వీళ్ళందరూ అనుకునేది ఒకటే లక్ష్యం, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవద్దనేదే వీళ్ళ లక్ష్యం। क्योंकि तीनों अपने लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी, केसीआर दोराला सरकार चलाते हैं, चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఒకరి కోసం ఒకటి పనిచేస్తారు। వీళ్ళందరి లక్ష్యం ఒకటే ఏంటంటే దొరల తెలంగాణను నడపాలనేదే వీళ్ళ లక్ష్యం। इसलिए यहाँ लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। కాబట్టి ఇక్కడ జరగబోయే ఎన్నికల యుద్ధం బీఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ కు మధ్యలోనే జరుగుతుంది। पीछे से बीजेपी और एमआईएम की मदद करते हैं వెనుక నుండి బీజేపీ ఎంఐఎం దీనికి సహాయం చేస్తుంది। और मेरा लक्ष्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का है, मगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हटाने का है।
కానీ నా లక్ష్యం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావాలని అదే విధంగా కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీని ఓడించాలన్నదే నా లక్ష్యం. और यहाँ पे पहला कदम बीआरएस को हराने का है. దానిలో భాగంగానే నా మొదటి అడుగు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ను ఓడగొట్టడమే. यहाँ पे हमने बीआरएस को हरा दिया तो नरेंद्र मोदी को हराना आसान हो जाएगा. ఎప్పుడైతే మేము ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ను ఓడగొడతామో నరేంద్ర మోడీని కేంద్రంలో ఓడగొట్టడం మాకు సులువుగా అవుతుంది. तो ये याद रखिए कि ये लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में. కాబట్టి మిత్రులారా గుర్తుంచుకోండి, ఈ ఎన్నికల యుద్ధం బీఆర్ఎస్ మరియు కాంగ్రెస్ మధ్య. तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से टिट फॉर टैट की राजनीति की गई और किस तरीके से यहाँ भी जनता के साथ खिलवाड़ हुआ. अब आपको और बताते हैं और आगे चलते हैं कि जहाँ बड़ी बड़ी कमान सौंपी जाती है नेताओं को कि आप जनता के लिए ये काम करेंगे, वो नेता कमान सौंप लेते हैं, वो हार पहन लेते हैं, श्रृंगार अपना कर लेते हैं राजनीतिक, लेकिन उस श्रृंगार का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं. यानी कि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि भैया ये नेता तो इतने अच्छे हैं कि ये तो कम से कम जनता के मुद्दों की बात कर देंगे, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घमासान में फंस गए, बयानी बवाल में डूब गए और सिर्फ सरकार को टारगेट करने का प्रयास किया, यानी कि विपक्ष को. सुनिए. जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है, जहां कांग्रेस है वहां जेब भरो पॉकेट भरो इंतजाम है. ये दोनों ही पार्टियां एक सिक्के के दो पहलू हैं. दे आर दी टू साइड ऑफ द सेम कॉइन. आप बताओ, कांग्रेस ने सबमरीन पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ भैया, जैसे हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने ये हमारे कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने राइस पैडी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो मतलब ये हुआ कि आसमान का घोटाला, समुद्र का घोटाला, पाताल का घोटाला और धरती का घोटाला, कोई घोटाला नहीं है जिसको कांग्रेस ने नहीं किया. कोई घोटाला ऐसा नहीं जिसको नहीं किया हो कांग्रेस ने. अब बीआरएस की बात करें तो आपके ध्यान में है ना कि बीआरएस ने ये कालेश्वरम का प्रोजेक्ट, इसके लिए एटीएम है कि नहीं है? एटीएम है कि नहीं है? 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,000 करोड़ का बना दिया. और बोलो, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट का ब्रिज धंस गया कि नहीं धंस गया? नीचे आ गया कि नहीं आ गया? आपने 30 तारीख को अब बीआरएस को और चंद्रशेखर राव को नीचे कर देना, इसका आपको इंतजाम कर लेना. मित्रों, यह केसीआर की सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, ये है कि नहीं है? बताओ मेरे को, गरीब विरोधी है कि नहीं है? अब आप बताओ मेरे को कि ये जो कांग्रेस है, इसने भी घोटाला किया है कि नहीं किया है? अगर ये आएगी तो घोटाला करेगी कि नहीं करेगी? इसलिए रास्ता एक है. अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताओ, देश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं बन गया? ब्रिटेन को पछाड़ के आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? अब आपने मोहन रेड्डी को जिताना और अगले साल मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना. 2 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. इसको आपने मोदी जी के राज में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत मिली कि नहीं मिली? मोदी जी के टाइम पर मिली कि नहीं मिली? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मिला कि नहीं मिला?
प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना मिला कि नहीं मिला? गैस का उज्ज्वला में मिला कि नहीं मिला? आप बताओ, आपको स्वच्छता अभियान में इज्जत घर मिला कि नहीं मिला? आपको सौभाग्य योजना में बिजली मिली कि नहीं मिली? मित्रों, जहां जहां मोदी जी हैं, वहां वहां विकास हो रहा है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर नेता चाहते क्या है, और उनका हौसला नहीं बढ़ाया, जनता का हौसला नहीं बढ़ाया, जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं की, सिर्फ और विपक्ष को टारगेट करने का प्रयास किया। विपक्ष भी जो है महामूर्ख, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको दुनिया से अलग बनना है तो आपको दुनिया से अलग काम भी करना पड़ेगा। अगर आपको राजनीति में बहुत अच्छा बनना है तो अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपको उस बुराई को एक्सेप्ट नहीं करना है। उस तंज को सुनने के बाद आपको जनता के मुद्दों पर, जनता के लिए बात करना है, जमीनी हकीकत आपको जो है बताना है। लेकिन नहीं, आपने टिट फॉर टैट किया, यानी कि आपने बयानी बवाल शुरू कर दिया। आपने फिर से वही बात कह दी कि अगर आप मुझे इतना मारेंगे तो हम आपको इतना मार डालेंगे। सुनिए आप कांग्रेस के इस नेता को। आज आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई लड़ाई छोड़ दी है। 2018 में भी यही इलाके थे, यही मंच था, यही समर था, यही संघर्ष था। आज 2023 में भी वही इलाका है, वही मंच है, वही समर है, वही संघर्ष है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी इस देश में कि हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवानों ने एक राजनीतिक फैसला लिया है? वो जरूरत ये आन पड़ी कि हम सबने ईमानदारी से एक बात महसूस की है। आप यह बात चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े सदस्य हों, चाहे आप भाजपा से जुड़े हो, चाहे टीआरएस से जुड़े हो, एमआईएम से जुड़े हो या सीपीआई से जुड़े हो, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, इस देश के लोगों ने पिछले कुछ महीनों और सालों में एक बात महसूस की है। महसूस ये किया है कि इस देश में एक ऐसा नेता है जो खुले तौर पर धन्ना सेठों की लूट के खिलाफ बोलता है। इस देश में एक नेता है, सच बोलने के लिए यह गुणागणित नहीं करता है कि सियासत के लिए फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो तो उसका लिबास नहीं देखता है, उसका जात नहीं देखता है, उसका धर्म नहीं देखता है, उसका मजहब नहीं देखता है। एक ऐसा नेता है जो कौरवों के बीच में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और यह बात आप आज किसी से भी पूछ लीजिए, भले वो कांग्रेस का वोटर ना हो, भले वो किसी जमाने में कांग्रेस का विरोधी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज यह बात हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जब पूरी दुनिया को, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, जब पूरी दुनिया को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जब महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ आए दिन शोषण होता है, उनको उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम किया जाता है, पूरी दुनिया को नफरत के आग में जलाने की अगर साजिश की जा रही है, तो उस साजिश के खिलाफ अगर मोहब्बत की बात कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात मजबूत अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। अगर देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो रही है तो मेरा एक सीधा सवाल है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं? हमारा ये सीधा सवाल है। इसका मतलब ये है कि देश नहीं हो रहा है, दोस्त अमीर हो रहा है, दोस्त। इसका मतलब ये है कि नाम देश का लिया जाता है, तिजोरी दोस्त का भरा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस देश के भीतर लोगों की जो वास्तविक हालत है उसकी सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाती है। आज देश की हालत यह है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है।
1 घंटे से कम समय में देश के किसी न किसी कोने में कोई नौजवान आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देता है। आए दिन सैकड़ों हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कर्जा लेकिन किसका माफ किया जाता है? 1,75,000 करोड़ रुपया नेताओं के बड़े बड़े दोस्तों का कर्जा माफ किया जाता है। तो है हमारी जनता, है हमारी आवाम, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश के धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा। यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा कि लोन की माफी अगर बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिल सकता है तो हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है? तो सुना, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से भाजपा कांग्रेस में भिड़ंत देखी जाती है, भाजपा आम आदमी पार्टी में भिड़ंत देखी जाती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस में भिड़ंत देखी जाती है, बीआरएस कांग्रेस और तमाम पार्टियों में भिड़ंत है। यानी कि भिड़ंत और बयानी बवाल के अलावा इस राजनीति में कुछ नहीं देखा जा रहा है। लोकतंत्र जो बहुत खूबसूरत भारत देश का है उसकी छवि को खराब करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। क्या राजनीति का स्तर यही है? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।